खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आरमीद भट्टी साहब, ताहिर मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, ये मुबैना लेटर गेट पर बाबर अवान साहब ने इन कैमरा ब्रीफिंग देने की कोशिश की, मगर अभी शायद अदालत इस पर एग्री करे या ना करे। बल्कि और इसके साथ वफाक के बाद क्या पंजाब में क्या बल्कि आइनी बुरहान आ चुका है। और अभी भट्टी साहब मुझे बता रहे थे कि रात को 9 बजे तक शायद हमारे 2 वज़ीर आला हों तो इस पर क्या खेल हो रहा है। नवे रोज़ में क्या इंतखाबात मुमकिन है। दूसरी बार एक खबर आ रही है, आज सवेरे एक हमें बता रहे थे कुंवर दिलशाद साहब के नवे रोज़ में वो इंतखाब ना कर, पहले उन्होंने इनकार किया, फिर कह रहे हैं जी कि करवाएंगे, फिर कहते नहीं हो सकते। ये इस तरह की मुतज़ाद खबरें आ रही हैं और डॉलर की जो है वो कीमत बढ़ती चली जा रही है। खुदा न खास्ता 200 रुपये का तो नहीं हो जाएगा। लेकिन हमारे साथ इस वक्त मारूफ कानूनदान, दानिशवर और सियासतदान जनाब एतजाज़ एहसन साहब ने हमें जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। सर, मेरा ये पहला सवाल है कि ये एक बुरान की कैफियत सेंटर में भी है, अब पंजाब में भी है। भट्टी साहब कह रहे हैं कि जो इजलास फ्लैटिस में होने जा रहा है, इसके नतीजे में अपोजिशन अपना एक अलहदा वज़ीर आला यानी हमजा शहबाज साहब को करार दे देंगे, 2 वज़ीर आला होंगे। हम जा किधर रहे हैं और इसके मुमकिन नताइज क्या हो सकते हैं, जनाब एतजाज़ एहसन साहब? साहब, आपको पता है मैं क्या करता हूँ कि पाकिस्तान में माजी के अलावा कोई पेशीन कोई नहीं हो सकती। और अभी 3 दिन पहले लोग जो सोच रहे थे, मुझे भी खैर इसका ये टोटल सरप्राइज थी जो इमरान खान ने किया, और मेरे भी ध्यान में नहीं था कि ये हो भी सकता है जो उसने चाल चली है। तो पाकिस्तान अभी भी मेरा यह मानना है कि माजी के अलावा पाकिस्तान में कोई पेशीनगोई नहीं की जा सकती। देयर कैन बी नो प्रिडिक्शन एक्सेप्ट ऑफ द पास्ट। तो अब क्या होगा, सब बहुत कुछ हो सकता है। आमने सामने हो गए, सर फट सकते हैं। वो भी बड़े जोश और घमंड में हमजा और मरियम और उनके साथी और बड़े जानसार हैं। इधर पीटीआई वाले भी बड़े टाइगर्स हैं और बड़े जोश में अपने कायद को डिफेंड करने के लिए, उसका दिफा करने के लिए। तो अब ये सब बहुत कुछ हो सकता है, इसका मतलब है, लेकिन बहुत कुछ नहीं भी हो सकता। तो जरूरी नहीं है कि ये हो कि तसादमी हो। और कल नहीं तो परसों, अभी तो कहते हैं कल ही अदालत का फैसला आ जाएगा। अदालत का फैसला आ गया तो सबको उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान में ये भी आप पेशीनगोई नहीं कर सकते कि सब चलेंगे उस रास्ते। तो क्यों क्या कुछ नहीं कहा जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतजाज़ साहब, ये बता दें, ऐसा लग रहा है इस वक्त पाकिस्तान में ना कोई कानून है ना आइन है। हर सियासी जमात अपनी मर्जी की आइन की तशरीह कर रही है। तो ऐसे में आम शहरी तो परेशान है कि क्या वो डिप्टी स्पीकर साहब ने जो रिजेक्ट की थी वो अदम एतमाद, वो सही है गलत है। आज फिर हमजा शहबाज साहब मरियम नवाज की सरपरस्ती में वज़ीर आला बनने जा रहे हैं एक प्राइवेट होटल में। क्या वो इजलास होता है और हमजा शहबाज वज़ीर आला बन जाते हैं तो कल वो पंजाब के आईनी वज़ीर आला होंगे या आज रात ही? नहीं, होटल में अगर इस तरह की कोई उन्होंने कोई कार्रवाई या कोई सेरेमनी कोई इस किस्म की किसी होटल में या ऐसे इनफॉर्मल जगह पे, तो फिर तो कोई उनको तस्लीम नहीं करेगा। प्राइम चीफ मिनिस्टर, चाहे वो अपने आप को कहते रहे कि मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, वो उसको कोई नहीं तस्लीम कर। फॉर्मली तो ये और आइडियली ये हल्फ बर्दारी जो है ये चीफ मिनिस्टर की ये या गवर्नर के रूबरू होनी चाहिए उसके सामने, या फिर ये स्पीकर जो है पंजाब असेंबली का वो हलफ ले। इन दो में तीसरा तो कोई है नहीं। वैसे अगर नहीं होते तो हो जाता है कि वो
जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में हलफ ले लेता है, जज से ले लेता है, और चीफ जस्टिस भी अगर आर्जी रुखसत पे जा रहे हो तो वो भी चीफ जस्टिस जज से या जज जा रहा हो या कुछ तो वो चीफ जस्टिस से ले लेता है। कोई ऐसा कानून कायदा नहीं है। अच्छा सर, मैं अपना सवाल और आसान कर देता हूँ, माफी चाहता हूँ आपसे मिलकर हमें रहनुमाई। स्पीकर ने पंजाब असेंबली के स्पीकर ने 16 अप्रैल को इजलास बनाया है। डिप्टी स्पीकर ने रात 1:30 बजे एक आर्डर निकाला, लेकिन उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। तो आप स्पीकर ने आज डिप्टी स्पीकर की सारी पावर ले ली, लेकिन हमजा शहबाज साहब कह रहे हैं नहीं, हम एक प्राइवेट होटल में कराएंगे और उसमें वज़ीर आला पंजाब को मुंतखब करेंगे। अगर ये किसी प्राइवेट होटल में जाते हैं और जिधर सिर्फ अपोजिशन जमात जाती है और वज़ीर आला हमजा शहबाज बन लेते हैं, तो सुबह वो कोई सरकारी आर्डर हकाम जारी करेंगे तो उनकी वैल्यू होगी कोई? जी, वैल्यू तो तभी होगी, ये प्राइवेट नोटिफिकेशन तो नहीं हो सकती। ये तो नोटिफिकेशन का और बाकायदा कानून है कि किस तरह नोटिफिकेशन होगी, किस तरह वो प्रोविंशियल या फेडरल प्रिंटिंग प्रेस में जाएगी, किस तरह वो प्रिंटिंग प्रेस पे निकलेगी और उसका निफाज होगा जितने एरिया पे भी उसका चाहिए। पंजाब है तो पंजाब, वफाक है तो सारा मुल्क। तो ये यूं ही नहीं बैठ सके, आप और मैं बैठ जाए और 10 लोग और बिठा ले और हम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बन जाए। ये इस तरह नहीं हो सकता। इत्तेज़ाज़ साहब, बिलावल भुट्टो साहब का कहना है कि 30 सेकंड में एक रूलिंग से अदम एतमाद नहीं हुई, तो 30 सेकंड में ये फैसला किया जा सकता है वो रूलिंग कानूनी है कि गैर कानूनी है। उनका कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा टाइम ले रही है। आप इस पे क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट काफी उजलत पे काम कर रही है। वैसे तो मैं तो समझता हूँ कि 2 दिन में ये इतनी बड़ा केस का फैसला कर देना सुप्रीम कोर्ट के लिए काफी, सुप्रीम कोर्ट बड़ी लचक और रियायत दिखा रही है इस सिलसिले में। और मेरा तो ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट काफी शरीउल हरकत है। अच्छा एतजाज़ साहब, ये फरमाइए कि वैसे तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मगर आपको क्या लगता है मुल्क की इस माजराई की सूरत हाल को देख कर किस तरह का फ़ैसला हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बार बात तो फिर वही है कि वी कैन ओनली प्रिडिक्ट द पास्ट, बट स्टिल यू नो आई कैन नॉट हेल्प आस्किंग, क्योंकि लोग बड़े इस वक्त एक सस्पेंस की कैफियत में हैं। तो क्या मुमकिन फ़ैसला ये हो सकते हैं? गाजी साहब, पहली तो बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके ज़बान पे भी मैंने ये जुमला चढ़ा ही दिया कि माजी के अलावा कोई नहीं कीता। दूसरा, वो परवीन शाकिर ने का शेर है कि मुमकिन फैसलों में भी मुमकिन फैसलों में एक हिजर का फैसला भी था। मैंने तो एक बात की, उसने कमाल कर दिया। तो मुमकिन फैसलों में यहाँ कुछ भी फैसला हो सकता है। अदालत का हमें कोई पता नहीं अभी कि उससे किस तरफ क्या फैसला देना है, किस तरफ, और अल्टीमेटली अदालत के फैसले पर ही मामला मुंतज होना है जाके। और अदालत इस वक्त तो लगता है कि इस ख्याल की है, जो मैंने ऑब्जर्वेशन और ये सुनिए, मैं उनके अदालत के कमरे में तो नहीं बैठा हुआ, कि ये मामला इसको जल्दी निपटाया जाए तो ये दोबारा हो जाए नो कॉन्फिडेंस मोशन, और स्पीकर वाला जो स्टेज है, जो उसने रूलिंग दी है, उसको खत्म कर दिया जाए। अब ये वैसे होता है कि नहीं होता, क्योंकि दूसरी तरफ भी ऑब्जर्वेशन आ रही हैं,
मुनीर साहब की ऑब्जर्वेशन बड़ी क्लियर आई है कि जी स्पीकर को एक इख्तियार है जो कि जिसमें हम देख ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। तो ये और मेरा ये तजर्बा है निस्फ सदी से ज्यादा का कि अदालतें ऑब्जर्वेशन का कुछ देती रहे। तो कई दफा 4 दिन केस सुनती है और 4 दिन वो अदालत एक पार्टी को ही लगता है जिता रही है, तो दूसरे की उन्होंने किट लगाई हुई होती है, दूसरे को उन्होंने बड़ा उलझन में और मुश्किल में डाला होता है। लेकिन फैसला आता है तो उसके हक में होता है जिसके खिलाफ ऑब्जर्वेशन सारी जारी थी। तो ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता। अब एक दिन है, इंतजार करे, कौम को भी कहे कि इफ्तारी करे और जरा मतलब है थोड़ा सा टहले वहले और टहलाए। इत्तेज़ार साहब, एक सियासी सवाल मैं करना चाह रहा हूँ। कुछ लोगों का ख्याल है कि इतना ज़्यादा अदम इस्तेकाम हो रहा है कि उससे हो सकता है ये सिस्टम या सारा जमहूरियत ख़तरे में भी जा सकती है। आपका तजर्बा क्या कहता है इस पर? जब परवेज मुशर्रफ का चीफ जस्टिस का केस चला ना 2007 में, तो चीफ जस्टिस को हमने बहाल करा लिया। 13 जजेस के सामने मैंने बहस की, बहाल हो गए। उसके बाद फौरन ही बाद मामला आ गया सदर के इंतखाब का, और सदर के इंतखाब में एक कलीदी जो एतराज कर दिया जस्टिस वजीउद्दीन ने इस पे परवेज मुशर्रफ पे। मैं भी वो वजीउद्दीन साहब का भी मैं वकील था, तो वजीउद्दीन की तरफ से मैंने ये मौक़िफ़ उठाया कि जो ये 2 ओहदे नहीं रख सकता परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ के वकला शरीफुद्दीन पीरज़ादा, मलिक क़य्यूम, इन्होंने कहा कि जी ये 17वीं अमेंडमेंट में ये सदर को के ऊपर कदगद नहीं रही है कि सदर 2 ओहदे नहीं रख सकता, इसलिए ये एतराज साहब गलत कह रहे हैं। मैंने कहा मैं सदर पे कदगद की जो आपने हटा ली 7वीं तरमीम में, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि आर्मी चीफ भी 2 ओहदे नहीं रख सकता। वो अगर आर्मी चीफ है तो वो कोई सिविल सेक्रेटरी नहीं हो सकता, चीफ सेक्रेटरी नहीं हो सकता, कमिश्नर नहीं हो सकता। वो उस पर भी कदगद है, वो फायर वॉल है कि वो एक ही ओहदा रखेगा तो वो दूसरा भी एक ही ओहदा रखेगा। अब ये ऐसे फंस गया कि मामला उस वक्त कि मैंने इनको दरखास्त दी, मैंने वो ये 12 जजेस का बेंच था, मैंने इनके आगे सामने दरखास्त दी। जावेद इकबाल जो ये नायब चेयरमैन है, ये हेड कर रहे थे बेंच को, मैंने क्या एक दरखास्त दी कि जी आप जरा हुक्म दे दें, ये जुमेरात को मैंने दरखास्त दी, आप हुक्म दे दें सारे इदारों को और उनके चीफ को कि वो कोई गैर आईनी इकदाम ना उठाए, और खासकर जो अस्करी इदारे हैं इनको। वो मेरा बड़ा मजाक उड़ाया जावेद इकबाल साहब ने, कोई नहीं कुछ नहीं होता, आप यूं ही घबरा रहे हैं, आप ये फाइल करें नॉर्मल तरीके से अदालत में। मैंने कहा जी नॉर्मल तरीके से नहीं, ये आज रात कल रात हो जाता, आप इस पे गौर करें, आज ही करें फैसला। वो नहीं माने, रात को सारे के सारे उठाए गए, हम भी उठाए गए, और वो आज लेकिन उमर साहब ने, चीफ जस्टिस उमर ने वो कर दिया है जो जावेद इकबाल करने को तैयार नहीं थे। जावेद इकबाल तो गालिबन मिले हुए थे उनके साथ पहले भी, क्योंकि पहले जब चीफ जस्टिस मुअत्तल मार्च में मुअत्तल हुए
तो जावेद इकबाल ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस उनके फौरन मुअत्तली के फौरन बाद को हलफ ले लिया। वो तो यानी मिले हुए थे उनके साथ, परवेज मुशर्रफ के साथ। तो ये इसमें मेरा ख्याल है हिब्बे बात तकद्दुम के तौर पे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये कह दिया है कि कोई गैर आईनी काम करने की कोशिश न करे। वो मलिक साहब आपका जो जेल में आपके जो उलझन है वो उसके पेश नजर ही ये चीफ जस्टिस साहब ने मेरा ख्याल है ये एक ऑर्डर इत्तेज़ाज़ साहब ये तो महज रिमार्क्स है ना, उनके कोई ऑर्डर तो नहीं है। अगर कोई रात जिस तरह आप खदशा जाहिर कर रहे हैं, और हो भी सकता है जो मुशावरतें आजकल सुन रहे हैं कि वो उसमें ना आइन है ना कानून है, मुशावरतों में जिद और अना की भेद है, तो खुदा ना खास्ता कोई ऐसा फैसला हो जाता है तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो आप जो कह रहे हैं ना, इसके लिए कि आपको मैं शेर सुना दूं। शबनम शकील का शेर है, शबनम कहती है ये खैर और शर की बात नहीं है यहाँ तो बस, भट्टी साहब ये खैर और शर की बात नहीं है यहाँ तो बस, टकराव हो गया है अना का अना के साथ। वाह वाह। यहाँ ये हुआ है। चलें हम इस दुआ के साथ कि ये टकराव इस मुल्क को कहीं मजीद नुकसान ना पहुँचाए। इत्तेज़ाज़ हसन साहब, यू आर ऑलवेज so kind to enlighten us on such complex issues. Thank you very much for your time. जी भट्टी साहब, ये आपने देखा कि एक तो उन्होंने कहा जी कि कुछ भी प्रिडिक्ट करना वतन अजीज़ में बड़ा हैज़ार्डस है। इत्तेज़ाज़ साहब की वजह से खुद मुझे भी अब कोई कहे ना तो मैं कहता हूँ माजी के अलावा फ्यूचर की सियासत में प्रिडिक्शन करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। हाँ, ये जो कुछ भी आजकल हो रहा है, आज से एक महीना पहले चले गए, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। खुद इत्तेज़ाज़ अहसन साहब से बेहतर आईनी माहिर कोई नहीं, सियासी एक्सपीरियंस, इनके मुखालफीन भी इनको वकील कराने में फ़ख्र समझते हैं। वो कह रहे हैं मेरे भी तसव्वुर में नहीं था आया डिप्टी स्पीकर की ये रूलिंग। 50 साल का एक्सपीरियंस है, 50 साल, एक आधी सदी। तो कादी साहब मुझे समझ में नहीं आ रहा, इस वक्त हम अरसे से कह रहे थे कि इस मुल्क में इंसाफ नहीं है, इस वक्त आइन भी गुमशुदा पाकिस्तान में, इंसाफ भी गुमशुदा है। आपको पता है काम के लिए हमने कितना जोर लगाया, एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, जमहूरी हुकूमत, उस फराडियों को किसी ने नहीं आज तक पकड़ा। लिहाजा अब भी जो ताकतवर होगा जीतेगा। मुझे नहीं पता सच्चा कौन है झूठा कौन है। सच नहीं जीतेगा जिसके पास ताकत है, गन पॉइंट है, जोर है, जोर बाजू है। मलक साहब ये लिख ले, अब इत्तेज़ाज़ साहब से बड़ी आईनी माहिरियत तो कोई नहीं है ना। वो कह रहे हैं कि जिंदगी की आधी 50 साल में मैं तसव्वुर नहीं कर सकता। 50 साल बड़ा टाइम। अच्छा भट्टी साहब, अब क्या मुझे ये बताएं कि थोड़ी हार्ड न्यूज़ पे भी बात कर लें। वहाँ पंजाब असम्बली तो बंद है और असम्बली जो एक मुबैना असम्बली है वो चली गई है वहाँ पे फ्लैटिस होटल में। तो क्या आप वहाँ क्या मामला हैं और क्या देख रहे हैं? कोई टकराव का मामला तो अब नहीं होगा क्योंकि असम्बली के दरवाजे तो अब यानी महफूज रहेंगे। देखें, रंगीले बादशाह का दौर भी ऐसा नहीं था जो आजकल है। मैं हैरान हूँ कि हमारे पॉलिटिशियन 40-40 साल से हुकूमत कर रहे हैं। अब मुझे बताएं, असम्बली ने रेक्विजिशन जारी नहीं की किसी भी इजलास की। एक प्राइवेट होटल में आप उठते हैं, जाते हैं, वहाँ एक ही जमात के लोग इकट्ठे होते हैं, मलक साहब स्पीकर बन जाते हैं, जिसे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सारे अख्तियार लेते हैं। वो कह देते हैं काजी सही साहब मेरे वजीरे आला है। क्विक ब्रेक है, ब्रेक पे हम जा रहे हैं। ब्रेक के फौरन बाद हम वापस जारी करेंगे, जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ हैं हसन खावर साहब, तर्जमान जो तहरीक इंसाफ के तर्जमान भी हैं। खावर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। एक बड़ी महाजराई की सिचुएशन है और अब सुना है कि स्पीकर, सुना नहीं बल्कि हमने देखा है, जो डेप्टी स्पीकर हैं वो बाहर खड़े हैं, वो बंद है असम्बली, और अब एक मुबैना इजलास हो सकता है फ्लैटिस में जिसमें वो कह रहे हैं मुंतखब करेंगे वज़ीर आला को। तो हालात तो बड़े एक महाजराई की तरफ जा रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? मैं तो देखता हूं कि बड़ी अफसोसनाक ये बात है। उसकी वजह यह है कि इसको अवॉइड किया जा सकता था।
देखें, बात यह है कि जो जलसा था, जो अपना इजलास था, उसके लिए 16 अप्रैल की डेट जो थी पंजाब असेंबली ने दी ताकि वहाँ पे मुरम्मत का काम हो सके। अगर डिप्टी स्पीकर का ये ख्याल था कि ये मुरम्मत का काम पहले हो सकता है या इस मुरम्मत के काम के अलावा भी इजलास हो सकता है, तो वो उनको चाहिए था कि वो दफ्तर जाते, स्टाफ से मुशावरत करके एक मिलजुल के उसकी कोई डेट अनाउंस करते। अब हुआ ये है कि उन्होंने कल इन आइसोलेशन अपने घर से बैठ के एक निकाल दिया प्राइवेट सादे कागज के ऊपर, जिससे ये कंफ्यूजन हुई। मेरे ख्याल में तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है, इसको अवॉइड करना चाहिए था। वैसे ही इस वक्त आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में मामलात है वफाकी हुकूमत के, तो पंजाब में एक नए बहरान को तो क्रिएट करने की कोई वजह समझ नहीं आती। हमारे साहब गुजारिश ये है कि हमने तो पूरी जिंदगी में नहीं सुना आज तक कि रात 1:30 बजे कोई डिप्टी स्पीकर एक सादा कागज पर रेक्विजिशन बुला ले और वज़ीर आला मुंतखब कराए। अगर वो आज ज़बरदस्ती जाते हैं या किसी प्राइवेट होटल में जो सुना है कि वो इजलास बुला रहे हैं और रात को हमजा शहबाज वज़ीर आला बन जाते हैं, तो क्या सुबह ब्यूरोक्रेसी उनके मतहत होगी या पंजाब में 2 वज़ीर आला बन जाएंगे? भट्टी साहब देखें, मेरा तो ख्याल है कि कार्रवाई मैं आपको फिर ये कहूंगा, आपने दुरुस्त बात की, क्योंकि देखें अगर आपने इतनी अहम चीज के ऊपर इजलास करना है, आपने लोगों को मौका भी देना है, लोग वहां पे पहुंचे भी, उस इजलास की कानूनी हैसियत भी होनी चाहिए। मेरे ख्याल में ये मामलात को उलझाने की तरफ एक कदम है, सुलझाने की तरफ नहीं है। और वेट भी कर सकते थे, जैसा मैंने पहले कहा, या अगर तरीके से चलते तो शायद पहले भी इजलास हो सकता था। मेरा नहीं ख्याल कि अगर ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो उसकी कानून की नजर में कोई अहमियत होगी, और फिर ये बात जाहिर है कि दोबारा वो फिर अदालत में जाएंगे और ये बात फिर जो है ना तवालत अख्तियार। तो ये बताया, ये आपके डिप्टी स्पीकर से क्या हुआ रातों रात ये अपोजिशन के साथ मिल गए और वो पोजीशन ले रहे हैं जो आईनी और कानून से मुनरफ होने के मुतरादिफ है? क्या वजह क्या हो सकती है इसकी? भट्टी साहब, वजह तो देखें, मैं तो क्या सारा ही कर सकता हूँ। वजह यही हो सकती है कि अपोजिशन के एजेंडे पे चल रहे हैं इस वक्त और जान के इसको जरा और कंफ्यूजन फैलाना चाह रहे हैं। मुझे तो और कोई वजह समझ नहीं आती, क्योंकि अच्छे खासे वो मतलब समझदार आदमी है, सियासतदान है, इन सब चीज़ों को जानते हैं, असेंबली के मामलात को जानते हैं। तो अगर वो एक पर्टिकुलर पोजीशन ले रहे हैं जो इस वक्त अपोजिशन के एजेंडे को मजबूत कर रही है, गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात खड़ी कर रही है, तो यही इससे एक डिड्यूस किया जा सकता है कि शायद अपोजिशन के साथ उनकी कोई बातचीत हो गई है। मैं फिर आपसे कहूँगा, मैं क्या सराही करूँ, मेरे पास कोई मुसद्दे का इत्तला नहीं है, लेकिन मैं तो उनके एक्शंस देख के ये मुझे लग रहा है। खावर साहब, अपोजिशन कह रही है कि उन्हें तहरीके अदम एतमाद स्पीकर के खिलाफ जमा करानी थी, उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया, मीडिया पे भी पाबंदी है, क्या ऐसे ही है? सर, मीडिया की तरफ से कुछ ये बिल्कुल शिकायत मेरे नोटिस में आई थी और मैं समझता हूँ कि मीडिया को बिल्कुल जाने देना चाहिए, क्योंकि मीडिया का तो काम है तस्वीर के दो रुख दिखाना, और मेरी ज़ाती ख्वाहिश भी है और मेरी दरख्वास्त भी उनसे है कि मीडिया को आप जाने दें। बाकी रह गए अपोजिशन के अरकान, तो जो उन्होंने तहरीक अदम एतमाद अपनी करानी है वो जमा कर लेनी चाहिए, आज नहीं हुई तो कल हो जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल में किसी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो ऐवान में आकर उसको हाईजैक करने की कोशिश करे या कोई लड़ाई झगड़ा करे या कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्रिएट करे। लेकिन जिसका जो कानूनी हक है वो तो उनको मिलना चाहिए, उससे तो किसी को इनकार नहीं। और मीडिया के हवाले से मैं तो समझता हूँ कि मीडिया को हर जगह आगे रखना चाहिए ताकि वो अपनी आंखों से देखें और उसको ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करें। अच्छा साहब, ये बताएं, आइन और कानून के मुताबिक अभी तक मोहतरम उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब हैं, क्या आपकी हुकूमत ऐसी किसी को फेल की इजाज़त देगी कि वो 150-200 लोग इकट्ठे हों, अपनी मर्जी की जगह इजलास बुलाए और मुल्क पंजाब का एक नया वज़ीर आला मुंतखब कर ले? क्या आप कानूनी तौर पर उन्हें रोकने के पाबंद नहीं है? नहीं, देखिए भट्टी साहब, बात यह है ना कि इस तरह तो 100-200 लोग कहीं भी इकट्ठे हो जाएंगे और किसी को भी मुंतखब कर लेंगे। वज़ीर आला मुंतखब होने के लिए एक कानूनी कार्रवाई होनी होती है, उस कार्रवाई की ये हैसियत होनी चाहिए कि वो कानून की नज़र में एक लीगल और लेजिटिमेट कार्रवाई हो। और अगर एक प्राइवेट होटल के अंदर एक अननोटिफाइड इजलास के ऊपर आप ये बैठ के करेंगे भी, तो मेरे ख्याल में इसमें मुश्किलात ज़्यादा हैं, उलझाव ज़्यादा है, सुलझाव नहीं है, और ये मामलात फिर खुद ब खुद अदालत की तरफ ग्रेविटेट करेंगे। मैं नहीं समझता कि इस वक्त हुकूमत को जाके एक्टिवली वो इजलास रुकवाना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ लोग अपनी मर्जी से जा रहे हैं, रुकवाएंगे तो और हंगामा आ रही होगी, लेकिन उसकी कानूनी हैसियत मेरे ख्याल में तो कोई नहीं होगी। लेकिन ये फैसले जाहिर है कि फिर अदालत करेगी। मेरा तो ख्याल है कि उनको इस वक्त जरा बैठ के सोच के ठंडे दिल से इसके ऊपर आगे चलना चाहिए।
अच्छा ये बताएं, एक स्टेलमेट सा हो गया है पंजाब में भी सेंटर की तरह, वहाँ तो चलें सुप्रीम कोर्ट आजकल में मसला हल कर देगी, आपको ये मामलात किधर जाते नज़र आते हैं? या ये उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही लिंक लगता है आपको, या फिर कुछ और? कैसे देखते हैं आप? मेरी सर जाती राय में तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो खुल के सामने आ जाएंगी, क्योंकि देखिए हमारा तो ये ख्याल है कि इस वक्त हमें फ्रेश इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात को एंडोर्स कर देती है तो जाहिर है कि पूरे मुल्क में फिर एक इलेक्शन का माहौल होगा, और यही वो ख्वाहिश थी जिसका पिछले कई बरसों से अपोजिशन इजहार करती आई है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि जब हुकूमत ने ये कहा है कि अब असेंबलियाँ तोड़ के अब हम नए इलेक्शन की तरफ जाते हैं, तो अपोजिशन जो है वो भागती फिर रही है और उस बात के ऊपर नहीं आ रही। लेकिन मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ना सिर्फ ऊपर बल्कि नीचे भी जो है काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। अच्छा हसन साहब, एक आखिरी बात, अगर अपोजिशन जमातें अब असम्बली जाती है जिसे बज़ाहिर सील कर दिया गया सहाफ़ियों का और एमएन दारा, अगर वो ज़बरदस्ती घुस के इजलास करने की कोशिश करते हैं, क्या हुकूमत किरदार अदा करेगी या खामोश देखती रहेगी? देखिए भट्टी साहब, जो गवर्नमेंट सील्ड है, जहाँ पे दाखिला मना है, वहाँ पे जाहिर है कि कोई भी अगर जाने की अंदर कोशिश करेगा तो कानूनी जुबान में इसको ट्रेस पासिंग कहा जाता है, तो उसके ऊपर जाहिर है हुकूमत कार्रवाई करेगी। असेंबली की अपनी जो सिक्योरिटी फोर्स है वो भी उनको जाने से रोकेगी, क्योंकि वहां पर अगर जाना इस वक्त मना है तो फिर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। क्या इस हवाले से आपके पास कोई इत्तला है कि जो तोड़ फोड़ में मुबैना तौर पर मुलविस मेंबर पार्लियामेंट है उनको उनकी रुकनीत कुछ दिन के लिए मुअत्तल की जा सकती है? जी, मैंने ये तो बात अखबार में और ये चलते फिरते सुनी है, लेकिन कोई मुसद्दिका इस बारे में मेरे पास इत्तला हुकूमत की साइड से नहीं। बहुत शुक्रिया जनाब हसन खावर साहब, आपने हमें वक्त दिया। जी भट्टी साहब, वो भी कह रहे हैं चलते फिरते मैंने ये बात सुनी है, लेकिन ये पंजाब हुकूमत के तर्जमान थे, वैसे इन्हें ये बात इल्म होनी चाहिए थी। हो सकता है वो जवाब ना देना चाह रहे हो, ये तो उनका अपना राइट है। लेकिन काजी साहब, क्या इस मुल्क में तलाशे गुमशुदा आइन और कानून का इख्तियार देना नामुनासिब होगा? भट्टी साहब, ये सारे मुजरम हैं जो माजी में डाकू चोरों को पालते रहे। जब आप इस मुल्क सब प्रॉब्लम ये है, इस मुल्क में जब जहर फैलना शुरू होता है आप कार्रवाई नहीं करते। जब 95% जिस्म में कैंसर फैल जाता है फिर जिस्म लाल आज होता है, लागर हो जाता है। ये कानून और हमारे अदारे भी इसी तरह लागर हो चुके हैं, तो इनके पास जाए इंसाफ नहीं देते। अब अपोजिशन के खिलाफ मैं भी कह रहा हूँ ये इजलास गैर आईनी है, क्योंकि स्पीकर ने डिप्टी से मुअत्तल कर दिया। लेकिन जब आप असम्बली पंजाब बंद कर दोगे सहाफ़ियों के लिए, एमपी जिनके लिए ये बनी है, तो फिर क्या लड़ाई झगड़ा ही होगा ना? देखें ना, बताएं तो सही। भट्टी साहब देखें कॉज, देखें जब तक आप बिल्कुल, आपने एतजाज साहब ने भी कहा, आपने भी कहा, कोई जी शोर कोई ज़ेन वाला बंदा ये मानने को तैयार नहीं कि आप होटल में इजलास करें। दुनिया का कोई बंदा नहीं मानेगा, मगर दुनिया का कोई बंदा ये भी नहीं मानेगा कि एक असम्बली जो अवाम की हो, जो MP है, जो अवाम का नुमाइंदा है, आप उसको उस अंदर ही ना आने दें। तो मेरा मतलब है दोनों फिर एक तरफ से आप, लेकिन ये एक बात ये भी तो मिसाइल पैदा कर रहे हैं। 16 तारीख दी और उसके बाद रात को एक उन्होंने चिट्टे कागज पे कर दिया। Who is creating all this problem? एक मिनट देखें, आज का दिन है बुध, आज आपकी PTI जो हुकूमत है उन्होंने जाके डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दी, हो गई, कोई मसला नहीं। ये अब अपोजिशन अपनी बारी पे जाती है तो आपने गेट बंद कर दिया। इससे बड़ी कोई नाइंसाफ़ी वन साइडेडनेस हो सकती है? आप मुझे इसका जवाब दें। देखें मेरी बात सुनो, आपने मुबैना तौर पर उनके डिप्टी स्पीकर की लाइट चेंज करवाई। वो रात को भट्टी साहब ने आज दिन में खबर दी कि गेट बंद कर जो खबर नहीं आ तुम माल दो तो तुम आप तजोरियां खोल दो तो गेट बंद कर दे, एतराज करते रहो। अच्छा चलो ये क्या है? हाँ, मैं किसी दोनों तरफ से आप हम क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ आम शहरियों की। चले, आपने भी जर्नलिज्म की बेशुमार, काजी साहब आपने भी की। कभी किसी डिप्टी स्पीकर ने रात 1:30 बजे एक सादा कागज पर रेक्विजिशन बुलाई है? आज तक जब से पाकिस्तान बना 1947 से लेकर आज तक नहीं। तो ये अपोजिशन को भी होश के नाखून लेने चाहिए। हुकूमत के मुताबिक इन्होंने 4 बंदों और करोड़ रुपए की डील पे, ये मौजूदा जो मदारी साहब हैं, मैं इनके मुताबिक काम करूंगा। पहले बताओ ना, आप 3.5 साल से कितनी रेक्विजिशन इस तरह इजलास बुलाया आपने? हुकूमत भी वायलेशन कर रही है आइन और कानून की, और अपोजिशन भी कर रही है, और लोग परेशान है।
ऐसा लगता है मुल्क में कोई हाकिम वक्त है ही नहीं और सारे हाकिम वक्त भी है। इसका मतलब ये हुआ ना, जो मैं कानूनी बात तो नहीं कर रहा ना, मेरा हक है, मैं ये आम आदमी के तौर पे कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, जितना लेट होगा ना हमारा पॉलिटिकल अदम इस्तेकाम बढ़ेगा, लड़ाइयाँ बढ़ेंगी, केसेस बढ़ेंगे, ये मैं आपको कह रहा हूँ। उर्दू वन के एक टीवी हैं कराची के, हमारे बड़े प्यारे दोस्त, वो अदालतों में रूल रहे हैं एक रेटिंग के इशू पे, कसम खुदा की उनकी सुनवाई नहीं होती। यार छोड़े, मैं इस मुल्क में पाकिस्तान में इंसान तो लाखों के हिसाब से ज़ेर इल्तवा मुकदमे है, वो तो आपको खुद ही पता है। भट्टी साहब मैं तो यही कहूँगा, ये तो खैर आपकी बात ठीक है, ये इंसाफ किसको मिलना है यहाँ पे, लेकिन सवाल ये है कि एक हुकूमत को उसका वक्त पूरा करने दें। इवन नवाज शरीफ साहब को जब अदालत ने सजा दी थी तो उनकी हुकूमत ने अपना वक्त पूरा किया था, उनकी अपनी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर जो खाकान अब्बासी साहब है उन्होंने पूरा किया था। ये सारा तो गंद उस दिन पड़ा जिस दिन आपने लॉयल्टी चेंज करवाई, फिर आपने जो है वो जो अब आपको सिंध में फ़लाँ जगह भी दे रहे हैं, सिंध में हम आपको ये दे देंगे, कानून बदल देंगे, तहरीस दी आपने और आपने सारा क्राइसिस क्रिएट कर दिया, वरना 5 साल बदला नहायत अदब लॉयल्टी चेंज कराई। तो आपका लीडर भी इतना काबिल होना चाहिए कि उसको लोग ना छोड़ के जाएं। जब आप अपनी कई सब 22 साल जदोजहद की हो, इमरान खान ने उसकी जदोजहद से इनकार नहीं, और ऐसा शख्स मुसल्लत उस पर कर दें जिसका पार्टी से दूर तक कोई रिश्ता ही ना हो, तो कोई इख्तलाफ राय भी ना करे। यार सियासी जमातों में भी बदकिस्मती है, जमहूरियत नहीं है, बुत परस्ती है, इंसानियत मैं कहता हूँ गुलामों से ज़्यादा बेबस है। काश उस वक्त जब उस्मान बुज़ार को इन्होंने नामजद किया होता, पीटीआई के जिन लोगों ने खून दिया था 22 साल, खड़े होते भाई इसको किस काबिलियत पर बना रहे हैं, इसका जवाब दे दें। अब जब वो पार्टी चेंज करते हैं तो आप उनको जमीन फरोश कह देते हैं। एक ब्रेक है, लेकिन बात ये है कि बहरहाल कहीं ना कहीं से तो ये काम शुरू हुआ है। इमरान खान की अपनी गलतियाँ अपनी जगह पे, लेकिन उनको कंप्लीट करने देते, टेन्योर और आ जाते 5 साल बाद, और शायद इमरान आज इतना बड़ा प्रॉब्लम भी PMLN के लिए ना होते, उनके लिए खुद सेल्फ डिफीटिंग रहा है मेरे ख्याल में। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, अब 90 रोज़ में इंतखाबात के हवाले से अजीब एक कन्फ्यूजन है। पहले एक बयान आया कि जनाब नहीं हो सकते, फिर कहा हो सकते हैं, फिर दोबारा कहा कि जाता है। कल कुंवर साहब ने, आज कुंवर साहब हमारे प्रोग्राम में थे, कुंवर दिलशाद साहब, तो उन्होंने अपने अंदर की खबर दी कि वो दोबारा से कहेंगे कि हम 90 दिनों में इंतखाबात नहीं करवा सकते। तो क्या मामला देख रहे हैं आप? कैसा, मेरी इतला के मुताबिक ईवीएम पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन कमीशन से मेरी खुद बात हुई है, उन्होंने कहा मुमकिन ही नहीं 3 माह में, हमारे पास इक्विपमेंट ही नहीं है, मशीन ही नहीं है। लेकिन कादी साहब मुझे ये बताएं, इलेक्शन क्या है? इधर अपोजिशन कहती है आइन शिकन है वज़ीर आज़म, हुकूमत कहती है गद्दार हैं सारी अपोजिशन। इन हालात में इलेक्शन में आप वर्करों को गली मोहल्ले में एक दूसरे के सामने ला के कत्लो गारत कौन कराना चाह रहा है? अभी कुछ शुरू भी होगी लड़ाई। अभी ये थोड़ी देर पहले अपोजिशन में पंजाब असम्बली के बाहर हमारे हुकूमत के और अपोजिशन के वर्कर भी आमने सामने आ गए। तो मुझे ये दुख हो रहा है, कोई ऐसा पाकिस्तान में निज़ाम नहीं है जो इनको कहे यार ये अंधेर नगरी क्या मचाई हुई है। कोई एक तो गलत है, हम नहीं। मुझे तो लगता है ये प्लाट पे कब्जे की लड़ाई वाला माहौल बन गया। ये बिल्कुल पाकिस्तान यही काम धंधा भी माशाल्लाह हमारा यही है। अच्छा काजी साहब, लाहौर के कब्जा ग्रुप ने अपोजिशन के कहने में 25 से 30 शूटर और बदमाश एक जगह इकट्ठे किए हैं। अब वो कौन सा बंदा मैं नाम नहीं लूंगा। तो ये आप सियासी नहीं, ये बंदे किस लिए लिए, उनके किस काम के? उन्होंने कहा अगर तसादम हो गया तो ऐसी मिसाल बनाएंगे, अल्लाह रहम करे। इस मुल्क में कोई पुलिस, कोई इदारे दूरे कोई नहीं? यार आप देखें, इस मुल्क में अगर अदारे होते तो कब्जा ग्रुप बन सकता था, जुआ हो सकता था, मनशियात बिक सकती थी। अगर जब तक ये अदारे उनके साथ ना मिले हों, कुछ क्राइम है जो अदारों की मिली भुगत के बगैर नामुमकिन है। सही कह रहे हैं। तो जब अदारे ही इनके आलाकार हो या ये अदारों के आलाकार हो, तो कादी साहब उस मुल्क में इलेक्शन नहीं, इंसाफ चाहिए। उस मुल्क में झूठ नहीं, सच चाहिए, दावे नहीं, अमल चाहिए। बदकिस्मती है हुकूमत और अपोजिशन की दोनों की तरफ से, बिल्कुल ना बालगो वाला काम किया जा रहा है। बाकी कमाल ये है कि जो हुकूमत आई उसका नाम था तहरीक इंसाफ, एक ही मकसद था आने का कि इंसाफ करना है।
मैं आप तो काई साहब फरमा रहे थे ना कि हुकूमत और अपोजिशन की लड़ी है, मैं सोच रहा था कहाँ की अपोजिशन आ गई। गवर्नर ने कहा कि मुझे गैर आइनी तौर पर काम करने का कहा जा रहा है ताल्लुक PTI से। अलीम खान ने कहा कि मैं गैर कानूनी, मुझ पर दबाव आ रहा है। वो सीनियर वजीर है PTI का। डिप्टी स्पीकर आज खड़ा हो गया वो PTI का। आज एक और इजाफा है, मजारी ग्रुप एक और बन गया है अपना पंजाब असम्बली में। पहले छीना ग्रुप था PTI से, अलीमा ग्रुप PTI से, जंगीर तरीन PTI से, आज और पता लगा 12 से 15 मजारी ग्रुप आ गए। मुझे लगता है PTI के अंदर भी पूरी जंग है। इन्होंने ना यक वक्त आके एक फक्की खाई है और इन्हें पता चला इमरान खान बड़ा गलत आदमी। नहीं कादी साहब अखीर पे आके 3-4 साल बाद अच्छा एकदम इन्हें पता लगा कि ये बुरा आदमी है। उधर कुछ जरा खाबे और बारिशें हो रही हैं तो एकदम से पता। नहीं कादी साहब मैं एक मिसाल देता हूँ, मलक साहब ने सारा PTI को डाल दिया, गलत होगा वो भी। मैंने तो फैक्ट्स बताया आपको। ये चैलेंज करे गवर्नर का, अलीम खान का, डिप्टी स्पीकर का किससे ताल्लुक है? मैं झूठ बोलने लगूंगा ना, मुझे भी तो झूठ बोलने दें। आपने फैक्ट बताया 85 में नवाज शरीफ ने छांगा मांगा शुरू किया। 2008 में इनके पास अक्सरियत नहीं थी। काफ लीग के 65 लोगों को यूनिफिकेशन ब्लॉक बना के, ओ यार फ्रॉड की माजगा तो ये है। वो कहते हैं हम इनके साए तले जो जवान हुआ उसने फ्रॉड ही किया। हमें ना पूछो। नहीं मुझे बता देना, क्या खरीदो फरोख्ती नहीं का ही काम है? मैं आपको 85 की मिसाल दे रहा हूं, सुन लें, हिस्ट्री पता निकाल लें और 8 के इलेक्शन देख लें कि यूनिफिकेशन पहनते। ये क्या वजह है कि नून लीग जब इक़्तिदार में आती है लोग खींचे हुए इनकी तरफ आ जाते हैं? वो सही है, वो लेना देना सारा कुछ होगा, मगर मैं ज़ाती बात कर लूँगा। मैंने आज तक कोई रूलिंग पार्टी इतनी नहीं देखी जिसके अंदर इतने ग्रुप हुए हों। ये पार्टी थी, कोई ऐसी पार्टी देखी है जो आपने अपनी पार्टी जो खरीदने में आगे हो? मैंने टी पार्टी देखी है। देखे ना, आपने और पार्टी देखी है जो आपकी पार्टी से ज्यादा खरीदने वाली हो? अच्छा पार्टी भी देखिए, वो भी बताए ना। अच्छा मलक साहब मैं आपसे एक सवाल करता हूं। आपने मुझे एक खबर दी, अभी ये खबर दी जो मेरे पास खबर नहीं थी। आपने कहा कि जिस दिन अदम एतमाद हुई और डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग करती, उस दिन अज़ियाक सादक ने अपनी असम्बली लगाई और नवाज शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना वोट डाले गए। अच्छा, लाइनों में लोग गए। अच्छा बिल्कुल ऐसे। क्या वो आईनी था? नहीं सबको पता है। अच्छा दूसरा, आज फिर मरियम नवाज जो अदालत से सजा याफ्ता हैं, उनकी निगरानी में हमजा शहबाज वज़ीर आला बन जाएंगे। ये कैसा मुल्क है? एक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है, सॉरी इमरान खान, सही है या गलत ये आप वैसे, एक उस्मान बुज़दार है, सही है गलत ये आप वैसे, एक हो गया शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म एक ही मुल्क का और सूबे का दूसरा। ये दुनिया में कहीं होता है? वैसे नहीं होता। मरियम भी देख लें, दोनों देख लें, जमानतों पे सजा याफ्ता खातून जाके एक गैर आईनी इजलास में एक आदमी को 62% पंजाब का वज़ीर आला मुंतखब कर रही है। कभी ये हुआ इस हिस्ट्री में? कभी देखा है आपने? नहीं, आज हो जाएगा, हम आज हिस्ट्री में देख लेंगे। अच्छा ये बताएं, जहांगीर तरीन साहब वापस आ रहे हैं। देखिए जहांगीर तरीन साहब भी पंडोरा बक्स खोलेंगे। मुझे जहांगीर तरीन से ज़्यादा एक और आदमी पे ख़तरा है जो इमरान खान के राइट हैंड रहे। अच्छा राइट हैंड रहे, जिस दिन वो फटे ना बड़ा कुछ होगा। दूसरी बात, एक खतून का नाम आ रहा है इस्लामाबाद से जो दुबई चले गई हैं, वो नाम कौन चलवा रहा है ज़्यादा? आपके लिए मलक साहब ताजुब होगा, वज़ीर आला पंजाब मौजूदा, क्योंकि असल रकमें मुबैना तौर पर उन्होंने खाई है। अच्छा, सारी तवज्जो उस तरफ करा दी। दुबई जो पर्स दिखाया ना, पर्स दिखाया कल उतारा है, 1.5 साल पहले पेरिस से पाकिस्तान की एक शख्सियत ने ऐसे ही 2 पर्स खरीदे थे, उनमें से एक तो कीमत कितनी होगी भट्टी साहब अंदाजा? 1 करोड़ 90 लाख बस। पाकिस्तान की शख्सियत ने एक लंदन दोस्त को फोन किया, 1 करोड़ 90 लाख का पर्स आप 2 खरीदे गए थे। मैं खबर नहीं दे रहा हूँ ना, लोग तो सिर्फ खबर देते हैं, मैं एक रिपोर्टर हूँ ना, मैं खबर के पीछे पड़ जाता हूँ। कादी साहब वो 2 पर्स खरीदे गए थे। कादी साहब कितनी खवातीनें हमारी माएँ बहनें जो खून की कमी का शिकार है, खुराक की कमी का शिकार है? 3 out of 5। 3 out of 5। 2 करोड़ के 2 परस हैं इस सोसाइटी में। अंदाजा लगाने रूलिंग क्लास नहीं, और आम 1 करोड़ 90 लाख का मैं 2 की कोई बता रहा हूँ। ये आम आदमी 3 करोड़ 80 लाख मेरे बिजली का बिल देने आए इस दुनिया में, और तो कुछ। अच्छा अभी मलक साहब बिजली के बिल पे बहस रहे थे कि मुझे ना 11,000 में 11,000 दिया, तो इधर अच्छा काई साहब एक और पाकिस्तान क्लोजिंग है। अभी एक खबर हम नहीं कर सके, वो हम कल करेंगे। 100 रुपये का क्या वाकई डॉलर होने जा रहा है, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है और लग भी ऐसे रहा है 186 प्लस या इतना हो गया। अल्लाह करे इसको हम नीचे लाएं और ये चले जाएं, तशरीफ़ ले जाएं जो आए थे हमारे, जो गवर्नर थे इसके स्टेट बैंक के, और कोई हमारे रास्ते भी आसान हो सके। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह।